मैं नियाज अहमद खान, डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन तक पढ़ा था, फिर भी उसे दोबारा एक बार रिकॉल करने के लिए हम साइन कन्वेंशन को दोबारा एक बार पढ़ते हैं। और ये एक डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट ये है, ये इमेज है, ये फोकस है और ये सी है। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है इसको आर से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम लोग साइन कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो जो मॉडर्न साइन कन्वेंशन है, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अनुसार आप जो कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव लेते हैं। अब सबसे पहले जब हमको ये सारे डिस्टेंसेस के साइन डिसाइड करने होते हैं तो हम मिरर को उठाकर यहाँ प्लेस करते हैं, और इस तरह से प्लेस करते हैं कि इसका पोल और इसका जो ऑरिजिन है वो कंसाइड कर रहे हैं, ये कंसाइड कर जाना चाहिए। तो हम नंबर 1, नंबर 2 जो फेस ऑफ द मिरर होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो मेरे लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस ये है, तो फेस ऑफ द मिरर वो इधर जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पार्ट को उठाकर यहाँ रखते हैं, तो हमारा ये मिरर ड्रॉ हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो हम ऑरिजिन से शुरू करके मेजर करते हैं, ये हमें पता है, तो हम इसको रखते हैं। अगर हम इस केस में इसको रखते हैं तो अब हमारा ये कंकेव लेंस के लिए, कंकेव मिरर के लिए आर वो इधर मेजर होना है। तो आर अगर इधर मेजर होना है जिसका वैल्यू आएगा नेगेटिव, यानी ये आएगा नेगेटिव, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव साइन बियर करेगा, उसके पास नेगेटिव साइन होगा। दूसरा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी इस फेस के साइड में होगा, इधर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यू जो होगा उस यू के लिए जो साइन डिसाइड होगा वो भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट फोकल लेंथ, अगर हम फोकल लेंथ के लिए बात करें तो फोकल लेंथ भी इस साइड आने वाला है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा। भी, अब भी के लिए मेरे पास दो सिचुएशन है। अगर हम लोग यहाँ से इस केस को, अगर हम इस केस को देखते हैं तो इसमें भी मेरे पास एफ आर और यू एफ और आर, ये तीन चीजें लेफ्ट साइड में है, जो इधर आएगा वो तीनों नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन भी अगर हम बियॉन्ड एफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो भी नेगेटिव आ रहा है, ये वाला, यानी यहाँ भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, यानी यहाँ इमेज जो बन रहा था वो रियल, यानी अगर रियल इमेज बनता है इसका मतलब है कि वो इमेज फोकस से दूर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उसी साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट साइड है, इसलिए पूरा नेगेटिव हो जाएगा रियल के लिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच रखा होगा तो मेरा जो इमेज बनता कंकेव मिरर में वो वर्चुअल इरेक्टेड बनता, और वो मिरर के दूसरे साइड। तो ऐसे केस में ये यहाँ आता और इसका जो भी, यानी ये जो डिस्टेंस है भी, ये आएगा पॉजिटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज रियल, तो वैसे केस में भी जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द कंकेव मिरर इज वर्चुअल, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा गया है, तो इमेज दूसरे साइड है, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये वर्चुअल इमेज के केस में बताएगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए सिंपल है कि यहाँ एक हमने ड्राइंग बना रखा है, इस कन्वेक्स मिरर को उठा के यहाँ रखेंगे, कंकेव को आप यहाँ इरेज कर सकते हैं, और अगर हम इसको उठा के रखेंगे तो आपको पता है कि क्या करना है, कि उसको इस तरह से रखना है कि पोल, मिरर का पोल और इस कार्टेशियन सिस्टम का ऑरिजिन कंसाइड कर जाना चाहिए, यानी यही पोल और यही ऑरिजिन। फेस ऑफ द मिरर जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्टिव फेस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। बाकी अब जो चीजें हैं, अब ये देख सकते हैं कि इसका एफ, इसका भी, एफ और आर, ये तीनों इस तरफ पढ़ने वाला है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पड़ेगा, तो ये तीनों ही पॉजिटिव होंगे।
पॉजिटिव। बट यू किसी भी केस में, मिरर के किसी भी केस में यू हमेशा रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ होता है, जो कि हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो वैसे केस में यू इसका नेगेटिव होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यू आपको नेगेटिव ही चूज करना है। अगर आर नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है आर का हाफ डिस्टेंस पे होता है, तो वो हमेशा उसी साइड होना है, इसलिए आर अगर नेगेटिव है तो एफ नेगेटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास है, कनकेव लेंस के लिए आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या कोई और इजीएस्ट मेथड है, बार-बार सर हम इसको घुमाएंगे। अगर मान लीजिए इसी कनकेव मिरर को इधर से दे दिया होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो एक तरीका है कि आप इसको पलट लीजिए, आप एक्स एक्सिस को इधर ड्रॉ कर दिए और एक्स डैश एक्सिस को यानी नेगेटिव एक्सिस को इधर ड्रॉ कर दीजिए, तो आपके पास सॉल्यूशन है। और सबसे सिंपल तरीका जो मैं जानता हूं या मैं बताता हूं बच्चों को कि आप जिधर भी ऑब्जेक्ट रखें उस साइड को नेगेटिव हमेशा मान लें। तो अगर हमने इस तरह लिया है तो ये हमेशा मेरा नेगेटिव साइड हो जाएगा और ये हमेशा पॉजिटिव साइड हो जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग फेस इधर है यानी ऑब्जेक्ट को इधर रहना है। तो ऑब्जेक्ट साइड में जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा और दूसरी साइड जो भी आएगा यानी सिल्वराइज साइड में वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर ये हम कन्वेक्स मिरर को इधर से ड्रॉ करते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखना होता, तो ये ऑब्जेक्ट साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा साइड फिर पॉजिटिव हो जाएगा। दो चीजें और है, एक एच है और एक एच डैश है। एच ऑब्जेक्ट हाइट को बताता है, ऑब्जेक्ट की हाइट को, और ये हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं तो एच हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। एच हमेशा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। तो एच जो भी लेते हैं चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, एच ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पॉइंट छूटा कि एच क्या होगा, तो पॉजिटिव लेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी। अगर ये इन्वर्टेड लेते हैं, अगर हमने पहले ही इसको उल्टा लिया होता तो ये एच नेगेटिव ले लेते हैं। अब रही बात कि एच डैश का क्या होगा, एच डैश, तो एच डैश डिसाइड करेगा। अगर कनकेव मिरर है तो यहाँ तक के केस के लिए यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से एफ तक के बीच में आता है तो एच डैश हमेशा नीचे आया था, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, कनकेव में नेगेटिव। लेकिन इस केस में जिस समय वर्चुअल इमेज बना था यानी इस केस में आपका एच डैश यानी इसी को एच डैश कहते हैं, इमेज हाइट को इरेक्टेड बना था, यानी जहां इरेक्टेड मिला, इरेक्टेड मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर आता है तो वो पॉजिटिव, अदरवाइज अगर वो नीचे आता है तो नेगेटिव। ध्यान रखें, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिए हैं पॉजिटिव, और इमेज अगर पॉजिटिव ऊपर आता है तो पॉजिटिव, अगर नीचे आता है तो नेगेटिव। सिंपल तरीका है। फिर एक बार बताता हूँ कि जिधर फेस होगा रिफ्लेक्टिंग फेस, उस साइड जो भी डिस्टेंसेस आएंगे, जो चीज़ भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा और उसके अपोजिट साइड सारा पॉजिटिव होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कुछ फार्मूला है, देखते हैं कि नंबर एक है फोकल लेंथ, वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधे पर आता है। अभी बताए थे कि जब भी हम लोग ड्राइंग बना रहे थे तो अगर ये C है और ये P है तो इसके ठीक बीच में ये F आता है, ये फोकस आता है, तो ये जो डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। तो ये हमेशा फोकल लेंथ रेडियस का आधा होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो है वो फोकस का डबल होता है। जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कभी कभी C को 2F लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि C जो है फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा जो फार्मूला है, अच्छा साइन। अब यहाँ पे R का जो साइन आएगा वो F का भी आएगा साइन। अगर R नेगेटिव आता है तो F भी नेगेटिव आएगा, अगर R पॉजिटिव आता है तो F भी पॉजिटिव आएगा। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ध्यान रहे कि ये प्रूफ नहीं करना है आपको, सिर्फ फार्मूला याद करना है, आपको फार्मूला रखना है। और क्या है वो फार्मूला, 1/√2
f इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। यहाँ पे आप f जानते हैं, इट इज द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसके जो वैल्यू पुट होंगे उसके साथ साइन क्या लगेंगे, नेगेटिव लगेंगे, पॉजिटिव लगेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे उसका सिचुएशन को देख करके, यानी साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। नंबर 3 है लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला, इसके लिए हम लोग नोटेशन m लेते हैं और m इक्वल टू h डैश बाय h लेते हैं, यानी कि ये कंपेयर करते हैं इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना बड़ा है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए एक और फार्मूला है m इक्वल टू माइनस v बाय u। अगर आपके पास दोनों हाइट अवेलेबल है तो आप इस फार्मूले से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। फिर बताता हूं, मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या छोटा है। दूसरा, अगर आपके पास नहीं है तो नेगेटिव रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये नेगेटिव ऑलरेडी फार्मूला में है, तो जब भी यहां जो वैल्यू पुट करेंगे इसके जो साइन कन्वेंशन के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा वो अलग से इसमें लगेगा। आपको सर 2 मिनट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिरर फार्मूला जो हमने पढ़े उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके जो कंसेप्ट समझे जा रहे हैं उस कंसेप्ट को हम लोग अपने कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो चीज़ है ध्यान रखना है कि आपके पास जो मिरर है वो कौन सा है, ये पहले डिसाइड कर लेना है, पहले पता कर लेना है कि मिरर कौन सा है। नंबर 1, तो हमारे पास मिरर है कनकेव मिरर। दूसरा, आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं उस मिरर से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो वहां पहले हम पढ़ते हैं उसको नोटेशन में लिखते जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से उसको हम लोग क्या कहते हैं, u, और वो है 30 सेंटीमीटर। अब डिसाइड करते हैं इसका साइन, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो ऑब्जेक्ट साइड होता है, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट साइड, वो नेगेटिव होता है। तो u हमेशा, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो या रियल इमेज के केस हो या वर्चुअल इमेज के केस हो, उसमें ये नेगेटिव आना है। नंबर 1। नंबर 2, अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आता है फोकल लेंथ। तो जब कनकेव मिरर की बात आती है, ये 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस है कि माइनस, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो कनकेव मिरर कौन सा था, तो तुरंत से याद पड़ेगा, ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रहेगा। इसका जो f आएगा वो यहाँ आएगा, तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। क्लियर? इसमें और कोई ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट चूंकि रिफ्लेक्टिंग फेस है तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है, और इसका f c इधर आना है, तो f इसका नेगेटिव आएगा, यानी -10। नाउ अब पता कीजिए कि उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस का हम लोग किसे डिनोट करते हैं, d से। अब देखते हैं कि इन तीन चीज में दो पता है, एक पता करना है। तो देखिए कि ये तीनों चीज कौन से फार्मूला में है, तो यहाँ है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला को एग्जैक्टली रखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/, आपको निकालना है v, तो 1/v को आप वहीं रख छोड़ दीजिए, ये प्लस में रहेगा, ये f के साथ आएगा, तो 1/f माइनस 1/u। 1/-10 माइनस 1/-30। आप जानते हैं कि ये माइनस इस माइनस को प्लस बनाने वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/30। इसको हम पहले रख लेते हैं, और माइनस ये माइनस इसके साथ रहेगा 1/10। इसका एलसीएम आएगा 30, और ये 1 माइनस
जो कि -2/30, यानी कि ये आपको क्लियर जो 1/v आएगा वो आएगा -1/15, यानी v -15 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव ही आया, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इसी साइड बना है, ऑब्जेक्ट इसी इमेज इसी साइड बना है और नेगेटिव वैल्यू इसी चीज को बताता है। ये हो गया। सेकंड एक क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। पहले आप मिरर पता करेंगे, क्या क्या चीजें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड दिया हुआ है उसको आप नोटेशन से लिखेंगे, उसमें साइन कन्वेंशन सही तरीके से कौन सा साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा क्या ये आपको डिसाइड करना है, और थर्ड क्या कैलकुलेट करना है वो ध्यान रखना है। उन सब चीजों को लिखने के बाद जो एप्रोप्रिएट फार्मूला आएगा उस एप्रोप्रिएट फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। सेकंड जो प्रॉब्लम है, ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट साइज को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था? h से। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट साइज 5 सेंटीमीटर, दैट मींस h = 5 सेंटीमीटर, नंबर 1। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हैं, तो इसको प्लस ही रखना है, इसके आप साइन कन्वेंशन कुछ नहीं करेंगे। आप हमेशा जानते हैं कि जब भी हमने ड्राइंग बनाया ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा ऊपर से, तो ऊपर में ये पॉजिटिव होना है, तो h = 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। यस, नेक्स्ट आपको मिरर पता करना था, तो मिरर था कन्वेक्स मिरर, हमने पता कर लिया, तो साइन कन्वेंशन देने में आसानी होगी। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये प्लस होगा या माइनस, आपको अगर याद नहीं है तो तुरंत इसको देखिए, आप नेगेटिव एक्सिस से इधर होता है, कन्वेक्स में ऐसे ड्रॉ कीजिए, इसका जो फोकस आना है वो यहाँ से यहाँ, इसलिए और ये ऑब्जेक्ट साइड होना है, ये रिफ्लेक्टिंग फेस है, तो इधर के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, इधर वाले आपके पॉजिटिव, तो ये हो गया f, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा एक ड्राइंग साइड में कहीं बना लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जानते हैं यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग फेस के साइड में होता है या ऑब्जेक्ट साइड नेगेटिव होता है, तो ये -20 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब है इमेज का जो पोजीशन है वो है v फाइंड आउट करना। तो आपके पास f u v पता है और इससे रिलेटेड एक फार्मूला पता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेज पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इमेज पोजीशन के लिए ये कैलकुलेशन 1/f = 1/v + 1/u, आपको v फाइंड आउट करना है, v को एक अकेले रखिए और u को f के साथ ले आइए, तो 1/f - 1/u। नेक्स्ट 1/f is 20 minus -20, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 + 1/20, ये माइनस इसको प्लस कर रहा है, 1/v = 2/20, सो v = 10। अब इसको काटेंगे 1/10 आएगा, उसको इन्वर्ट करेंगे तो v = 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, m = -v/u। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप बहुत ध्यान से देखिए कि हम कैसे इसको करते हैं। माइनस ये ऑलरेडी फार्मूला है, अब v के लिए आते हैं तो v का आया 10 और u का जो वैल्यू है वो -20 है, तो इसको -20 ही लेना है, तो माइनस प्लस हो गया, m = 1/2। m पॉजिटिव आ गया। अच्छा, m के लिए हम एक फार्मूला और जानते हैं, h' यानी h' = h/2, तो यहाँ आपको h' = 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव होने का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट का हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लिया था, ये तो प्लस था ही, और इमेज जो आ रहा है वो भी 0.25 में आ रहा है, पॉजिटिव है, तो इमेज भी
हाफ साइज का यहाँ बना है ऊपर। इसका मतलब एज इरेक्टेड इमेज कब बनता है, जब इमेज वर्चुअल होता है, यानी कि यहाँ पे जो नेचर है, नेचर जो है वो वर्चुअल हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि चूंकि एच अबव प्रिंसिपल लिए थे और एच डैश यानी इमेज साइज वो भी अबव प्रिंसिपल आया, यानी कि इस तरह से ये इरेक्टेड हो गया। इरेक्टेड होने का अर्थ होता है कि ये वर्चुअल इमेज है, तो नेचर हो गया वर्चुअल, नेचर हो गया वर्चुअल। अब इसमें से इस कंक्लूजन से एक चीज आप देख सकते हैं कि जब m पॉजिटिव आता है, m पॉजिटिव आता है तो नेचर वर्चुअल आएगा। ये एक नोट कर लीजिए कि जब आप m को पॉजिटिव लेते हैं, m ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो ऐसे केस में ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब ठीक इसके उल्टा m लेस देन 0 यानी अगर m नेगेटिव होता मतलब कि h अगर पॉजिटिव रहते तो h नेगेटिव आता, तो अगर नेगेटिव आता है तो ऐसे कब होता है, जब इमेज रियल होता है। सो दिस इज रियल इमेज। क्लियर हो गया? तो आपसे जो पूछा गया था इमेज पोजीशन, दिस इज द इमेज पोजीशन, व्हाट इज द नेचर, न चूंकि m पॉजिटिव है, सिंस m इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल है। और तीसरा जो पूछा गया था साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज हो गया 2.5 सेंटीमीटर। मिरर कन्वेक्स मिरर है ऑलरेडी। आते हैं नंबर 3 में, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड। फिर अगेन इस प्रॉब्लम में नंबर 3 के प्रॉब्लम में अगेन इमेज साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आई हैव टेकन, और ये हमेशा पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि हम एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट साइड 5 सेंटीमीटर है और ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो इसको हमेशा प्लस रखेंगे। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी मिरर चेंज हो गया कनकेव। और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन तो हम लोग यू बोलते हैं, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड होता है और रिफ्लेक्टिंग साइड को नेगेटिव रखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर r 20 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये डिसाइड करना है कि ये प्लस होगा कि माइनस। तो कनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया यानी ऑब्जेक्ट साइड हो गया और c इसका इधर आना है, ये r इधर ही होना है, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव। अब हमारे लिए r कहीं नहीं है वहां, तो f इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि r/2 होता है, तो इसको हम लोग -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट आइए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। इसका मतलब है कि स्क्रीन में अगर हमको इमेज को लेना है तो वो इमेज रियल बनने वाला है। सबसे अच्छी बात आपको दिमाग में लेना है कि जब स्क्रीन में, हम पहले ही बोल चुके हैं कि रियल इमेज वो होते हैं जिसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, अगर स्क्रीन पे नहीं ले सकते तो वो वर्चुअल, तो रियल इमेज बनना है, यानी इमेज जो है इमेज रियल है, यानी m जो है वो लेस देन 0 होने वाला है। ये आप दिमाग में रखेंगे, अगर आप चाहे तो कॉपी में भी कहीं आप इसको नोट कर सकते हैं बगल में। At what distance from the mirror should a screen be placed, यानी आपको भी फाइंड आउट करना है। स्क्रीन तो आप वहीं रखेंगे जहां इमेज फॉर्म होता है, यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्रीन कहां से आ गया, तो स्क्रीन को ध्यान रखिए कि वहीं रखना है जहां इमेज बन रहा है, तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस आएगा वही इमेज का डिस्टेंस होना है, तो आपको भी फाइंड आउट करना है। नंबर 3, फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज आल्सो। तो नेचर निकालना है यानी आपको m निकालना है, आपको m निकालना है, तो हम तो पहले दिमाग में रख लिए थे कि m नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज है और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, तो ऑलरेडी m नेगेटिव आएगा। फिर भी हम इसको नहीं रखेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको निकाल करके क्या है, ये ग्रेटर देन है या लेस देन 0 है, इसको फाइंड आउट करके हम नेचर बता देंगे और इमेज साइज बताएंगे। ये भी निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास अवेलेबल है u, f और v, तो 1 बाय फार्मूला आपके पास है 1/f
यानी स्क्रीन पोजीशन के लिए, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको पता है 1/v को अभी लिख लीजिए, तो f के साथ आ जाएगा u, तो ये हो गया 1/v इक्वल टू 1/f 1/-10 माइनस 1/-12 1/v इक्वल टू 1/12। ये चूंकि प्लस हो जाएगा इसलिए इसको हम पहले रख लिए, माइनस 1/10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम आप ले सकते हैं 60, तो ये 5 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/60, तो v इक्वल टू माइनस 60। अब आप कह सकते हैं कि स्क्रीन को ऑब्जेक्ट साइड में ही 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे स्क्रीन को, तो आपने स्क्रीन का पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं कि नेचर फाइंड आउट करना, तो आप जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाय h। आप सॉरी इसको नहीं यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं माइनस v बाय u। m इक्वल टू माइनस what is v, that is minus 60, what is u, that is माइनस ऑलरेडी है से माइनस 12। तो ये आएगा आपका m इक्वल टू -5, m इक्वल टू -5। और हम पहले बता चुके हैं कि जहां ये नेगेटिव m, इसका मतलब है कि ये लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब h डैश, h अगर ऊपर है तो h डैश नीचे हो गया, जिस वजह से ये एक आप m के एक फॉर्मूला में यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसको हम प्लस रखते हैं तो इसको माइनस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रियल हो गया। और अगर दोनों ही सीधा इरेक्टेड है, दोनों ही प्लस रखते हैं या दोनों ही माइनस रखते हैं, तो ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होने का केस होता है कि वर्चुअल, तो ये हो गया तुम्हारा रियल। अब नेक्स्ट पार्ट है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज के लिए आप जानते हैं कि m इक्वल टू h डैश बाय h होता है, तो h डैश ये -5 है इक्वल टू h डैश और h5 था, तो h डैश इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, यानी कि उल्टा आएगा और इमेज जो है वो उल्टा बनेगा और ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ा बन जाएगा। लास्ट जो फोर्थ है, a girl stand in front of a mirror, I don't know the mirror, so सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। A girl stands in front of a mirror at a distance of 1 meter, यानी u इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर तो आप यहाँ जानते हैं कि जनरल सेंटीमीटर में वर्क करते हैं, तो 100 सेंटीमीटर ले लीजिए, और u हमेशा ही नेगेटिव है, चाहे किसी भी केस में हो, तो ये -100 सेंटीमीटर। She sees her erect image of size 1/5 of her height, natural height. So if height of the girl is h, then h dash is 1/5 of her original height, actual height, h dash by h. What is the nature of the mirror? What is the nature of the mirror? So nature you have to find nature इसका मतलब आपको m फाइंड आउट करना होगा, and focal length and f of the mirror, so ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, इस पे कोई बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि h डैश बाय h अगर हम करते हैं यहाँ से तो 1/5, यानी आपने m इक्वल टू क्या निकाला 1/5। एक इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला था -v/u इक्वल टू 1/5, तो v इक्वल टू आपको मिल जाएगा -u/5। अब नेक्स्ट जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे
वो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को यूज करेंगे। 1/v के जगह पे आप इसको ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये नीचे जाएगा लेकिन वो 5 के ऊपर जाएगा तो -5/u प्लस 1/u। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पहले। तो ये आएगा आपका -4/u, f इक्वल टू u बाय -4, f इक्वल टू u कितना था आपके पास 100 सेंटीमीटर नेगेटिव गया तो -100 डिवाइडेड बाय -4, दैट मींस f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब f आपके पास पॉजिटिव है और f पॉजिटिव किसके लिए होता है? f पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर के लिए होता है। ये अगर कन्वेक्स मिरर है तो ये f पॉजिटिव हो जाएगा, ये c और ये f। तो दिस इज कन्वेक्स मिरर। जबकि ये ऑप्टिक साइन होना है तो इसको नेगेटिव होना है, जबकि f मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये f इधर होना चाहिए, तो ये कन्वेक्स मिरर होगा। यहीं से चल करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लोग दो चीज़ देखते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि अगर किसी पेंसिल को आप किसी पानी से भरे हुए ये में रखते हैं तो वो पेंसिल आपको बेंड दिखाई देती है कुछ इस तरह से। पेंसिल ये है लेकिन इसको आपने किसी लिक्विड में डाल दिया है, ग्लास में या कप में रखा है इसको, तो ये जो बेंडिंग आपको दिखने लगेगा। कभी कभी अगर आप उस पानी से भरे हुए ग्लास या कप में अगर आप एक सिक्का रख देते हैं तो वो सिक्का अपने नेचुरल डेप्थ से ऊपर दिखाई देगा। इस तरह का जो फेनोमेना है ये बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट इस पेंसिल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों की तरफ आ रहा है, तो इस तरह ये वाटर से निकल करके एयर में जा रहा है। तो जिस जगह पे ये इंटरफेस है यानी वाटर मीडियम और एयर मीडियम का जो इंटरफेस है वहां से अपने आप को बेंड कर देता है और इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज द फेनोमेना इन विच लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम चेंजेस इट्स डायरेक्शन सडनली एट द इंटरफेस। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये बेंड करेगा ठीक इंटरफेस के पास। नंबर 1, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये एक मीडियम है और ये एक मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है और ये मीडियम का इंटरफेस है। फिर बता रहा हूँ कि ये मीडियम अलग है, इसका इंटरफेस ये है जो ऐसे होना चाहिए अगर आप ऊपर से देखेंगे तो, लेकिन हमने उसको ऐसे दिखाया। तो इंटरफेस, ये लाइट इस इंटरफेस पे पड़ता है, इंसिडेंट होता है और सडनली जब ये इस मीडियम में पहुंचता है तो वो अपना रास्ता बेंड कर लेता है। यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। दूसरी बात कि इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और जब सरफेस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली इधर 90 डिग्री पे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जहां वो लाइट आया था, ये नॉर्मल कहलाएगा, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा। और जो लाइट बेंड हो गया सेकंड मीडियम में, वो चूंकि फेनोमेना रिफ्रैक्शन का है तो लाइट रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। एक इसी तरह यहाँ भी है कि आप एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये जाते ही रिफ्रैक्टेड रे है, जाते ही इस मीडियम की इंटरफेस से बेंड हो गया है तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ लाइट रे फास्ट मूविंग था, यहाँ पे लाइट रे स्लो मूविंग है। यहाँ लाइट फास्ट मूविंग था, यहाँ लाइट स्लो मूविंग है। यहाँ पे लाइट स्लो मूविंग था, यहाँ फास्ट मूविंग है। तो जिस मीडियम में लाइट फास्टर मूव करता है उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। दूसरा, जहां लाइट स्लो ट्रेवल करता है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, यानी आप जब डेंसर मीडियम से जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है और जब आप रेयरर मीडियम से जाते हैं जहाँ भीड़ कम है वहाँ आपकी स्पीड बढ़ जाती है।
ऐसे केसेस में आप अपने रास्ते को लंबा कर लेते हैं। पहले आप एक स्पीड से चले आ रहे थे, अचानक से आपको मीडियम लेयर मिला, खाली जगह मिला, आप फास्ट मूव करने लगे, तो ये आप रास्ता बड़ा कर लिए ताकि टाइम आपका वही रहे दूसरे छोर तक पहुंचने का। यहाँ पे आप एक स्पीड में चल रहे थे, अचानक आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते हैं, आपकी स्पीड घट जाती है, तो दूसरे एंड तक, दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए आप अपने रास्ते को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं टाइम मैनेज करने के लिए। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इट इज द बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान रहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कारण है दैट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम लोग आगे पढ़ सकते हैं कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारा एक बाउंड्री था, अगर ये मीडियम सेम रहता, सेम स्पीड पे ट्रेवल करता तो ये सीधा चला आता, लेकिन जैसे ही ये मीडियम से इसमें आया, यहाँ इसकी स्पीड चेंज हो गई, कम हो गई, तो टाइम उतना ही मैनेज रखना और इस बाउंड्री को छूना है, तो इसने अपने रास्ते को शॉर्टकट कर लिया, छोटा कर लिया। उसी तरह यहाँ पे एक बाउंड्री थी, लाइट ऐसे अगर सेम मीडियम में ट्रेवल करती तो सीधा आती, लेकिन यहाँ पे फास्ट मूविंग था, यहाँ स्पीड हो गया, सॉरी यहाँ स्पीड हो गया, यहाँ स्लो था, स्पीड बढ़ गई, टाइम उसको मैनेज करने के लिए अपने रास्ते को बड़ा करना पड़ता है। और भी इसके बहुत सारे रीजन आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल इतना है कि बिकॉज ऑफ द स्पीड चेंज देयर ऑकर्स ए रिफ्रैक्शन। अब कुछ टर्म्स देखते हैं कि ये लाइट पड़ रहा है इस इंटरफेस पे, इसमें इंसिडेंट जो बेंड हो गया, चला गया आगे दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्टेड जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने सरफेस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया दैट इज नॉर्मल। अब आते हैं कि एंगल कहाँ मेजर करते हैं। तो इससे पहले भी जब आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाया गया या रिफ्लेक्शन में बताया गया, तो आप हमेशा रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम इस रे और नॉर्मल के बीच मेजर करें तो ये रे है इंसिडेंट रे, इसलिए इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है, तो इसके बीच जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? यहाँ भी सेम चीज है, डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं कि क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसी रूल को या किसी नियम को फॉलो करते हैं? तो बिल्कुल ये दो रूल्स को फॉलो करते हैं। नंबर एक, जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहला था उसी के जैसा है। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे आया, यहाँ नॉर्मल ये ड्रॉ हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकता, वो इस तरह से जाएगा कि इस प्लेन पर, तो ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड को यहाँ पर लेते हैं, तो इस प्लेन पर वो ड्रॉ हो जाना चाहिए, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आल्सो लाइज ऑन दिस सेम प्लेन। सेकंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन था? आई, उसका साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, उन दोनों का जो रेशियो है, उन दोनों का जो रेशियो है वो उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस। उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा जिसका एंगल डिनोमिनेटर में है, नीचे आता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? साइन आई, आई क्या है? पहले मीडियम का, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ हम डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम का बता रहे हैं जिसमें एंगल आर आता है, किसके रिस्पेक्ट में? एंगल आई के रिस्पेक्ट। इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस लॉ को ऐसे, इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ का ये बताता है कि जो मीडियम 2 है जिसमें रे गया, वो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कितना ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है इस चीज को, या ये भी बताता है कि स्पीड में चेंज किस तरह होना है। इस रेशियो से आप पता कर सकते हैं। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है तो स्पीड बढ़ जानी है, और अगर रेशियो लेस देन 1 आता है तो स्पीड घट जानी है। अब आते हैं लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो टर्म हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम लोग काफी डिटेल में नहीं जाने स्नेल्स लॉ के थ्रू, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का एब्सोल्यूट हम नहीं डिफाइन कर सकते। हम इतना जानते हैं कि लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड है वो c के बराबर होता है, c यानी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये होता है एयर में या वैक्यूम में। लाइट का ये मैक्सिमम स्पीड है। अब लाइट की स्पीड इससे घट सकती है, इससे बढ़ नहीं सकती है। तो एक पहले हम लोग डिसाइड करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान है यहाँ पे हम किसी मीडियम में जो रे आया उसकी स्पीड को कंपेयर करेंगे एयर में जो इसकी स्पीड थी उसके साथ। तो एयर चूंकि मेरा नेचुरल है, वो प्राकृतिक रूप से हमारे पास है, तो एयर को हम लोग 1 मान के चलते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये देता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप पता कर सकते हैं कि हाउ विल द स्पीड ऑफ द लाइट विल चेंज इन दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर एयर में से वो जब इंटर करेगा उस मीडियम में, तो किस तरह से उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। तो किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम देते हैं। नंबर 1 स्पीड। और कुछ चीजें और है जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको ऐसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करने वाला है हाउ इन द स्पीड ऑफ द लाइट चेंज। नंबर 1, अब जिस तरह से जितने अमाउंट में स्पीड चेंज करेगा, रास्ते में जो उसका जो बेंडिंग है वो भी उसी अमाउंट में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिसाइड द बेंडिंग ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग मीडियम, यहाँ भी ये रिलेटिव है, यहाँ भी हमने जो वेलोसिटी को कंपेयर किया उस मीडियम में एयर लाइट का, वो एयर में उस लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर किया था, तो ये भी रिलेटिव है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, तो उसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैक्सिमम मान के चलते हैं। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जब भी हम चीज़ें जनरली देखते हैं वो एयर मीडियम में ही हो रहा है, उसके अलावे जब हम किसी में देखते हैं तब वो एब्सोल्यूट उसका कहलाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग मीडियम है और वहाँ पे हम जब स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक मीडियम है 1 और एक मीडियम है 2, और यहाँ पे लाइट यू ट्रेवल करके आता है और इस मीडियम में जाके सपोज दैट यहाँ इसका स्पीड v1 है और यहाँ इसका स्पीड v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अच्छा, कुछ बुक इसको n से डिनोट करते हैं, कुछ बुक इसको n से भी डिनोट करते हैं, और इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 या 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड यानी दूसरे का कंपेयर टू 1 यानी पहले से कंपेयर कर रहे हैं, इसको क्लियर कर दिमाग में रखिए। पढ़ते हैं ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट। ये अभी हम एयर वाले में किए थे, लाइट कहाँ से आ रही थी, एयर से, वो फर्स्ट मीडियम था, भी वो मीडियम में है, तो स्पीड ऑफ लाइट उस भी में जो है मीडियम में जो है वो भी नीचे आएगा। तो
तो यहाँ पे हम 1 के साथ 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो चूंकि स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2 ऐसे। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें, refractive index of 1 with respect to 2, तो हम ऐसे लिखेंगे refractive index of 1 with respect to 2। तो हम कंपेयर किसका कर रहे हैं, 1 का, तो उसकी स्पीड कहाँ जाएगी, उसमें वाली स्पीड नीचे जाएगी, यानी 1 का स्पीड और refractive index of 2, सॉरी वेलोसिटी 2। अब इसको हम एक और तरीका यूज करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि क्या इसका और कोई दूसरा तरीका है इसको निकालने का। तो हम जानते हैं कि अगर इसको c से डिवाइड कर देते हैं, कि सपोज दैट हम लिखते हैं इसको c बाय v1 और डिवाइडेड बाय c बाय v2, तो आपको एक चीज निकल जाएगा, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। This is called absolute refractive index of second with respect to 1। तो आपने ये देख लिया। हम एक चीज और कुछ इसमें दिखाते हैं, रिफ्रैक्शन को ग्लास से। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये हमने इसको एयर मान लिया, या कोई ऐसा वेयर मीडियम हो ग्लास से, फिर इसको हम यहाँ बेंड करेंगे, क्योंकि ये ग्लास है तो यहाँ स्पीड घटना है, तो ये हो गया। फिर जब ये यहाँ, तो इसका जो लाइन था, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन जिसका था, ये जब इसमें जितना बेंडिंग ये यहाँ हो गया था जिस अमाउंट से, उतना बेंडिंग हो, क्योंकि फिर दोबारा वो उसी मीडियम में जा रहा है, तो ये उतना ही बेंडिंग होगा और ये रे इसके साथ पैरेलल रहेगा, इसके साथ पैरेलल रहेगा। इस डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और नॉर्मल, फिर मैं बता रहा हूँ कि चूंकि यहाँ स्पीड c थी, यहाँ v हो गई थी, तो इसका रेशियो इसकी बेंडिंग को डिसाइड करेगा। उसी तरह जब यहाँ v था और यहाँ c था, ये उल्टा रेशियो आएगा, तो इसकी बेंडिंग फिर उसी अमाउंट से उल्टा हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। और ये लेकिन बीच में एक जो गैप बनेगा, इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये जितना एंगल है, चूंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी r हो जाएगा। और हम जानते हैं कि चूंकि ये रे इसके पैरेलल हो गया, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मीडियम 1 है, इसको मीडियम 2 कहते हैं, इसको मीडियम अगेन 1 क्या है। तो अब हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल c बाय v या sin i बाय sin r, sin i बाय sin r। ध्यान रहे हम सेकंड का निकाल रहे हैं, उसमें आने वाला एंगल वो नीचे जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका एंगल ऊपर जाएगा, तो sin i ऊपर, क्योंकि हम सेकंड का निकाल रहे हैं तो उसका एंगल था r, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे 1 का, तो उसका एंगल था r, वो चला गया न्यूमरेटर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमको क्या मिल के आता है, देखते हैं। तो हम फर्स्ट वाले की बात करें, यानी फर्स्ट वाले, तो फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले का एंगल नीचे जाएगा, यानी कि sin e नीचे जाएगा। फर्स्ट वाले में एंगल था e, वो नीचे, और किसके रिस्पेक्ट में, वहां एंगल क्या था sin r। तो इसको अब आप ऐसे कर सकते हैं, चूंकि sin r डिवाइडेड बाय sin r। अब यहाँ पे सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का इक्वल टू
आप इसको इन्वर्ट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड। तो ये एक फार्मूला बन के आ गया। तो अगर आपको दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? ये हो जाएगा 1/1.33। ये आप इन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल तरीका है। तो ये एक आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये ऐसे भी हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इक्वल टू 1। इस कहां से आया? इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से आप 2-3 मीडियम जो रेगुलर कंटीन्यूअस है 1 2 3 4 इस तरह का, तो आप वहां कर सकते हैं 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, 1 के रिस्पेक्ट टू सेकंड प्लस सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड इनटू थर्ड के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू फाइनली 1। आप देखिए 1 2 3 3 1, लास्ट में ये 1 आएगा तो कटेगा वो 1 आ जाएगा। ये फाइनल है। नेक्स्ट अब हम लोग लेंस पढ़ते हैं। लेंस it is a transparent medium. It is a transparent medium either having both its boundary curved or one of its boundary curved. वो इनक्लोज एक बाउंड्री से कर्व बाउंड्री से अगर किसी मीडियम को अदर देन द सराउंडिंग मीडियम अगर हम लोग इनक्लोज करते हैं तो वो जो फॉर्म करेगा वो लेंस होगा। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे एयर है और ये एक ग्लास था। इस ग्लास को मैंने दो बाउंड्री से इनक्लोज कर दिया और ये इनक्लोज करके इसको ऐसे निकाल दिया, तो ये एयर हो गया। तो अगर हम सराउंडिंग मीडियम के अलावे किसी दूसरे मीडियम को किसी सिंगल कर्व सरफेस अदर प्लेन या बोथ कर्व सरफेस बाउंड्री से अगर हम इनक्लोज कर देते हैं तो ये जो फॉर्म करेगा वो लेंस होगा। ध्यान ये रखना है कि लेंस होने के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। अगर आप देख सकते हैं कि अगर पानी का शेप का बना हुआ ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर तो आप पानी में डुबो देंगे तो वो फिर आपको विजिबल नहीं होगा, वो पानी ही देगा। इसलिए लेंस बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम बाउंड्री लेकर के मीडियम इनक्लोज करेंगे या मटेरियल इनक्लोज करेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग से कम हो सकता है कि ये वाटर हो और ये एयर हो, या हो सकता है कि ये वाटर हो ये एयर हो, यानी डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे सरफेसेस को, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को विच हैज बोथ इट्स इंटरफेस कर्व, दोनों ही फेस उसका कर्व हो या कोई एक फेस कर्व हो, ऐसे सरफेसेस को, ऐसे मीडियम को हम लोग लेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ लेंस दो तरह के हैं, एक हो गया कनकेव लेंस, बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग दो ही पढ़ेंगे, एक कनकेव लेंस है और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, रिफ्रैक्टिंग जिस जगह रिफ्रैक्टिंग फेस उसको कहते हैं जहां जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट होना है और जिस फेस से इजेक्ट होना है। ध्यान से कि रिफ्रैक्टिंग फेस उसको कहते हैं जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट होगा और जिस फेस से इजेक्ट होगा, वो रिफ्रैक्टिंग फेस। तो कनकेव लेंस अगर रिफ्रैक्टिंग फेस इनवर्ड अगर कर्व है और ये अदर मीडियम में ग्लास हो सकता है, अगर ये एयर है तो ये ग्लास, वाटर, मोबाइल, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि आप अदर जो मटेरियल ले रहे हैं वो सराउंडिंग से डिफरेंट होना चाहिए। ये कनकेव लेंस है। अगर दोनों ही अगर कर्वेचर, दोनों ही कर्वेचर जैसे ये एक स्फीयर का टुकड़ा लिया गया है और इधर वाला जो कर्वेचर है ये भी एक अलग ये से लिया गया है। अगर दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ, दोनों इंटरफेस को
सिमिलर काइंड ऑफ स्फीयर से लिया गया है, यानी कि दोनों का रेडियस सेम होगा, यानी दोनों का रेडियस फोकल लेंथ सेम होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कनकेव लेंस, डबल कनकेव लेंस। लेकिन अगर मान लो एक का रेडियस r1 है और दूसरा वाला फेस उसका रेडियस r2 है, तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं बाई कनकेव लेंस। तो डबल कनकेव लेंस को हम लोग सिंपली कनकेव लेंस पढ़ते हैं। आगे आपका r1 r2 वाला वो क्लास 12 में है, यहाँ हम जो क्लास 10 में पढ़ेंगे उसमें दोनों ही रेडियस सेम होने वाला है, यानी इसका दोनों इंटरफेस जो आएगा वो दो स्फीयर से आएंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग डबल कनकेव लेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में आपका ये ध्यान रहे कोई लाइन नहीं है, ये इस तरह का फेस है, तो एक बाउंड्री इधर से और दूसरा बाउंड्री इधर से और बीच में इंक्लोज्ड अदर मटेरियल, बीच में इंक्लोज्ड अदर मटेरियल कुछ भी है। अब इसका एक इंटरफेस जो है वो एक स्फीयर का पार्ट है, उसी तरह से दूसरा जो सेकंड वाला है वो इधर वाले किसी स्फीयर का पार्ट है। फिर बताता हूं कि अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस अलग अलग है तो इसको बाय कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, यानी दो अलग अलग तरह के फोकस होते हैं। लेकिन अगर दोनों रेडियस सेम है तो इसको डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और सिंपली हम लोग इसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे। नंबर 2 इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करनी चाहिए। नंबर 1 कि ऑप्टिकल सेंटर, पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये सेंटर ऑफ मास होता है, यानी आप लेंस के सबसे बीच वाले बिंदु आप देख सकते हैं। अगर ये उंगली दिख रहा है तो ये बीच में एकदम ठीक यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी इसके मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है या मिड पॉइंट जो होता है, उसी को हम लोग इसका ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक दूसरा, इसमें भी कनकेव में भी आप देख सकते हैं कि अगर बीच फाइंड आउट करें तो इसमें इस फेस के लिए ये इसका ये, लेकिन इन दोनों के फिर बीच में ये पॉइंट आएगा, जो दो पॉइंट आए उन दोनों पॉइंट के बीच में, तो वो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 1। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं कि लेंस के दोनों इंटरफेस जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर काइंड के लेंस होते हैं, ध्यान रखना हम लोग यहाँ डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव लेंस को पढ़ रहे हैं, तो इसके जो इंटरफेस होते हैं वो किसी गोले का पार्ट होते हैं, दोनों ही। अगर इसका देखें तो ये इधर से किसी गोले का पार्ट है और ये इधर से किसी गोले का पार्ट है, तो जिस गोले का ये पार्ट है उसका जो सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जैसे ये है, ये फेस इसका इधर वाला है तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये वाला फेस इधर है, इस गोले का पार्ट, इसका जो सेंटर आता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें नेमिंग होती है, एक का C1 एक का नाम C2 होता है, तो C1 कौन होगा और C2 कौन होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट इस साइड रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट इस साइड रखते हैं तो मेरा एक फर्स्ट फेस होगा, तो ये C1 कहलाएगा और ये C2 कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में ये फिर इंटरफेस इस गोले का पार्ट है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखे तो ये C1 कहलाएगा। आप सिंपली दे सकते हैं, इसको C1 कह लीजिए, इसको C2 कह लीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो स्फीयर है वो हम सिमिलर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम जानते हैं कि सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, चूंकि ये थीन लेंस मानते हैं हम, हालांकि ये है नहीं एग्जैक्टली ये इस सरफेस तक की दूरी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऑप्टिकल सेंटर तक को ही लेते हैं जनरली।
क्योंकि इसको लेंस को हम लोग थीन मान के, बहुत पतला मान के चलते हैं, और ये स्क्वायर काफी बड़ा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट होना क्या चाहिए था, सेंटर से इंटरफेस तक की दूरी, बट इंटरफेस इतना पतला है कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पे ये यहाँ से रेडियस होना चाहिए था यहाँ तक, बट हम लोग क्या करते हैं इसको, चूंकि ये थिन लेंस है तो इस डिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, और ये डिस्टेंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब आते हैं फोकस। तो फोकस के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में फोकस, अगर ये कनकेव लेंस है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, वो लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो है जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है, वो लाइन आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि फोकस क्या है। अगर हम पैरेलल रेज लें तो ये लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, और ये जहां इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस का, वो पॉइंट ही इसका फोकस कहलाता है। ये क्यों डाइवर्ज करता है हम इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा कन्वेक्स लेंस, उसी तरह इंफिनिटी से आने वाले रेज को ये कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगा ये इसका फोकस कहलाता है। डिस्टेंस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ भी वही हाल है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। एपर्चर, हम इस क्यों डाइवर्जिंग है, ये क्यों कन्वर्जिंग है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट बचा हुआ है, वो एपर्चर। एपर्चर जो आपने लेंस बनाया, कुछ इस टाइप का लेंस बनेगा या इस टाइप का लेंस बनेगा, तो इसका जो फेस का जो डायमीटर है, यहाँ इस छोर से इस छोर तक जो डायमीटर है, दैट इज कॉल्ड एपर्चर। तो अगर छोटा एपर्चर कहता है मतलब छोटा सा लेंस है, इससे यहाँ से यहाँ तक छोटा सा लेंस है तो स्मॉल एपर्चर, अगर बड़ा लेंस है तो इस एपर्चर बड़ा हो गया। नेक्स्ट, अब हमको बताना था कि ये ऐसा क्यों है, तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा लेते हैं, इसके दोनों इंटरफेस पे हम दिखाएंगे। ये C और ये M है। हम पहले ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। लाइट एक पैरेलल रे यहाँ जाके इंसिडेंट होता है, तो हम जानते हैं कि इसको यहाँ ये रेयरर से डेंसर बीम कर रहा है, तो इट शुड पोसेस